नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये हम लोगों की डेली करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है, जो कि हम लोग किसी भी एक दिवसीय परीक्षाएं या तो जो भी हमारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट का, अर्थात आप ये समझ लीजिए कि जो कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी किसी भी लेवल का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी स्टेट का, अगर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और वनडे एग्ज़ाम में आप लोग साथियों बैठते हैं, तो वहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के आप लोगों से पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों होते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो साथियों, हमारी इस क्लास में उन सभी क्वेश्चनों को ही यहाँ पे करने का काम किया जाता है। जिन क्वेश्चनों को एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमारी इस क्लास में किया जाता है। बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ, एक्सप्लेन के साथ सारी क्वेश्चनों को यहाँ आप लोगों को अपडेट कराया जाता है, जो भी नई जानकारी जितनी भी होती है। ठीक साथियों, क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। हमारी ये क्लास जो होती है करंट अफेयर की, ये क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्लासों को साथियों आप लोग शुरू से लास्ट तक देखा करिए। साथ ही साथ आप लोग अपने हाथ से स्वयं की लिखी हुई नोट्स भी प्रिपेयर किया करिए। अपने हाथ से लिखी हुई स्वयं की नोट्स आप अगर प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ें रिवीजन करने में या तो बार बार पढ़ने में हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। यही चीज़ अगर किसी और के द्वारा लिखी गई या तो पीडीएफ के द्वारा हमारे पास मिलती है, तो वो चीज़ें हमें पढ़ने में थोड़ा सा, हालांकि हेल्प तो बहुत मिलती है, क्योंकि हमें लिखना नहीं पड़ा, सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, लेकिन अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ों को पढ़ने में जितना आनंद आता है, उतना चाहे वो टाइप की हुई चीज़ें हों या तो और किसी के द्वारा बनाई गई नोट्स हो, उससे पढ़ने में उतना हमें आनंद नहीं होता। ठीक साथियों, और जब हम अपने हाथ से लिखेंगे तो 1-2 बार हम यहाँ पढ़ ले रहे हैं और एक आध बार हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, मतलब हाथ से लिख लेंगे और तो हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आती जाएंगी। ठीक साथियों, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग अच्छे से क्लासों को देखा करिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को नया वर्ष 2021 की बहुत ढेर सारी शुभकामना देता हूं। अपने पूरे विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और मैं ये माता रानी से, मैं ये ईश्वर से दुआ करता हूं कि आपका जीवन और आपका पूरा परिवार सुख, समृद्धि, शांति, यश, वैभव से परिपूर्ण रहे, भरा हुआ रहे। ठीक साथियों, हमेशा आप लोग आनंदित रहें, प्रफुल्लित रहें, और आप सभी के जीवन में कभी भी कोई भी संकट और कुछ मतलब समस्या ना आए। ठीक साथियों, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये भी आपको बता दूं कि लेकिन आप लोगों का जीवन तभी सफल माना जाएगा जब आप 2021 में दृढ़ संकल्प करके एक अच्छी नौकरी, एक अच्छे करियर की शुरुआत करेंगे, और सफल जब आपके माता पिता और आपके जानने पहचानने वाले लोग, ये उन्हें यह पता चलेगा कि जो भी आपका नाम है या जो भी है, जो जिस नाम से भी आप जाने जाते हैं, जिस काम से आप जाने जाते हैं, जब उन लोगों को यह पता चलेगा कि हाँ बच्चा आप सफल हो गया। ठीक, तो मैं इसके लिए भी कामना करता हूँ, और आप लोगों को भी 2021 में पुरानी जो गलतियाँ हुई, हालांकि 2020 काफ़ी संकटमय रहा सभी लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए अच्छा भी रहा होगा, तो इस वजह से आप लोग नए तरीके से अपने संकल्प को फिर से सुनिश्चित करिए, और उसके लिए आप लोग कटिबद्ध होइए, और पूरे अच्छे मेहनत और लगन के साथ अपने करियर को सुनिश्चित करने में, अपने माता पिता के जो भी सपने हैं उसे पूरा करने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोताही या कोर कसर मत छोड़िए। ठीक साथियों, ये मेरा आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है। ठीक, आप अपनी खुशियों के लिए, अपने माता पिता के, अपने जानने पहचानने वालों की खुशियों के लिए आप लोग इतना त्याग कर सकते हैं। ठीक, आप सिर्फ मुश्किल से 6 महीने अच्छे से मन लगा के प्रिपरेशन कर देंगे, सिर्फ 6 महीने मन लगा के अच्छे से अगर प्रिपरेशन कर देंगे, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक, तो साथियों हम लोग, आइए, ये सारी बातें हो गई, अब हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे साथियों हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर की क्लास को करते हैं। आज 2 तारीख है, तो 2 तारीख को साथियों हम लोग 1 जनवरी 2021 लिखा हुआ है,
1/1/2021 के जितने भी करंट अफेयर हैं, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, इम्पोर्टेंट जो भी इन्फॉर्मेशन है, नई जानकारियां हैं, बिल्कुल विस्तार के साथ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। कुछ जानकारियाँ बीच में ऐसी भी आ सकती हैं जो कि पिछले दिनों हम लोग नहीं कर पाए हैं, वो छूट गई हैं या तो अपडेट नहीं हो पाई, उन जानकारियों को भी मैं यहाँ पे करवाने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि एक भी इन्फॉर्मेशन छूटे ना, जो ये हो जाए कि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया और हम लोग पढ़े नहीं हैं। ठीक साथियों, तो साथियों आज की सबसे पहली जानकारी है आज की पहली जानकारी है साथियों कि 2 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी IIM संबलपुर के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखेंगे। 2 जनवरी को प्रधानमंत्री IIM संबलपुर के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखेंगे। आधारशिला रखेंगे। आपको जानकारी में दिया साथियों कि 2 जनवरी अर्थात आज के दिन ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी IIM संबलपुर के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखेंगे। इसके और जानकारी अगर बात करें साथियों सबसे पहले IIM का फुल फॉर्म जानिए। भारतीय प्रबंध संस्थान इसे कहते हैं। IIM की अगर बात करें तो ये भारतीय प्रबंध संस्थान माना जाता है। भारतीय प्रबंध संस्थान। भारतीय प्रबंध संस्थान साथियों IIM होता है। इसमें संबलपुर में क्या करेंगे, अस्थायी परिसर की आधारशिला रखने का काम करेंगे। ठीक साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी 2021 को सुबह 11 बजे साथियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुबह इसके साथियों अस्थायी परिसर की जो आधारशिला रखेंगे, ये आज की सुबह 11 बजे साथियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, कौन से माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साथियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये आज सुबह 11 बजे साथियों आधारशिला किसके लिए, IIM संबलपुर के लिए आधारशिला रखने का। ओडिशा के संबलपुर में साथियों, ये कहाँ है IIM संबलपुर, कहाँ स्थित है, संबलपुर साथियों ओडिशा में है। कहाँ, ओडिशा में। ओडिशा के संबलपुर में IIM के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखने का काम करेंगे। ठीक साथियों और अगर बात करें तो ओडिशा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक, श्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री प्रताप चंद्र सारंगी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ये जो साथियों IIM के अस्थायी परिसर की स्थापना की जाएगी, इस दौरान अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री हैं साथियों श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, साथ ही साथ श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और श्री प्रताप चंद्र सारंगी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस समारोह में साथियों अधिकारियों, उद्योग जगत के अग्रणी लीडर्स, शिक्षाविदों, छात्रों, पूर्व छात्रों और IIM संबलपुर के शिक्षकों सहित टोटल 5000 से अधिक आगंतुक डिजिटल माध्यम से जुड़ेंगे। इसमें साथियों अगर बात करें तो इसमें टोटल कितने, 5000 से अधिक लोगों के जुड़ने की बात कही जा रही है। ठीक साथियों, वो भी कैसे, डिजिटल माध्यम से। कौन से माध्यम से साथियों, डिजिटल माध्यम से सभी आगंतुक जो होंगे वो जुड़ने का काम करेंगे। डिजिटल माध्यम से साथियों ये सभी लोग 500 लोग जुड़ेंगे। अब साथियों IIM संबलपुर के बारे में अगर हम लोग बात करें, किसके बारे में, IIM संबलपुर के बारे में अगर हम लोग कुछ चर्चा करें तो IIM संबलपुर फ्लिप्ड क्लासरूम के आइडियाज़
कौन से साथियों? फ्लिप्ड क्लासरूम के आइडिया को लागू करने वाला पहला IIM है, जहां साथियों मूलभूत आवश्यकताओं को डिजिटल तरीके से सिखाया जाएगा। ये जो साथियों यहाँ पे क्या होगा, अस्थायी परिसर का मतलब यहाँ पे अस्थायी क्लासरूम साथियों यहाँ आधारशिला उसके लिए रखा जाएगा। और इसमें साथियों जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं डिजिटल तरीके से जोड़ने के लिए, डिजिटल तरीके से पढ़ाई करने के लिए साथियों, उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उन सभी आवश्यकताओं को यहाँ पे क्या किया जाएगा साथियों, पूरा करके डिजिटल तरीके से सिखाए जाने का काम किया जाएगा। और साथियों उद्योग से लाइव प्रोजेक्ट के माध्यम से कक्षा की प्रायोगिक शिक्षा दी जाएगी। क्या किया जाएगा? इस उद्योग के माध्यम से लाइव प्रोजेक्ट के माध्यम से कक्षा में प्रायोगिक शिक्षा भी दी जाएगी। इस संस्थान ने साथियों उच्चतम लिंग विविधता के मामले में दूसरे IIM को पीछे छोड़ दिया। कौन सी? लिंग विविधता के मामले में अगर बात करें तो जो दूसरा IIM है साथियों उसे पीछे छोड़ देने का काम किया। यहाँ पर साथियों MBA 2019 से 21 बैच के 49% और MBA 2020 से 22 बैच के 43% छात्राएँ हैं। इस साथियों IIM की अगर बात करें, ये जो IIM संबलपुर है साथियों, इसके अंतर्गत अगर बात करें तो सत्र 2019 से 21 का जो है 2019 से 2021 का जो सत्र है साथियों, और अगर बात करें MBA के अगर साथियों, कौन सा? MBA का जो सत्र साथियों 2019 से 21 का है। साथ ही साथ साथियों जो 2020 से 2022 का सत्र है साथियों MBA का ही, इसमें अगर बात करें साथियों तो 43%, कितने? 43% इसमें छात्राएं हैं। 43% साथियों इसमें क्या हैं? छात्राएं इसमें पढ़ाई करने का काम करती हैं, कोर्स को ली हैं। ठीक, 43% छात्राएं इसमें IIM संबलपुर में, उड़ीसा के संबलपुर में क्या कर रही हैं? पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं। इसी के लिए कहा जा रहा है कि इसमें उच्चतम लिंग विविधता के मामले में क्या किया है? दूसरे IIM को पीछे छोड़ देने का काम किया गया है। ठीक साथियों, ये इससे संबंधित जानकारी थी। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली नई जानकारी है कि प्रधानमंत्री ने राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखी है। ठीक साथियों, अगली नई जानकारी है, अगली न्यू इन्फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिसे हम लोग शॉर्ट में एम्स ही बोलते हैं की आधारशिला रखी। आधारशिला रखी है। क्या किया साथियों? प्रधानमंत्री ने साथियों गुजरात के राजकोट में, कहाँ? गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अर्थात जिसे शॉर्ट में हम लोग एम्स भी बोलते हैं, इसकी आधारशिला रखने का काम किया है। ठीक साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साथियों 31 दिसंबर 2020 को, कब? 31 दिसंबर 2020 को साथियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एम्स राजकोट की आधारशिला रखी। इस दौरान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, साथ ही साथ साथियों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन उपस्थित रहे। आधारशिला रखने के दौरान अगर बात करें साथियों तो यहाँ के गुजरात राज्य के राज्यपाल की अगर बात करें तो आचार्य देवव्रत, और साथियों यहाँ के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो विजय रूपाणी जी। ये दोनों लोग साथियों कहाँ, जब ये गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी जा रही थी तो उस दौरान ये सभी लोग उपस्थित रहे। साथ ही साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री साथियों डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भी इस दौरान उपस्थित रहे। ये साथियों गुजरात राज्य के क्या हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं। गुजरात राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लाखों डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के अन्य कोरोना योद्धा के प्रयासों को याद किया। उन्होंने लगातार मानवता की रक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। उन्होंने वैज्ञानिकों तथा उन सभी लोगों के प्रयासों की भी सराहना की जिन्होंने इस कठिन परिस्थिति में गरीबों को पूर्ण समर्थन के साथ भोजन उपलब्ध कराया है। ठीक साथियों श्री मोदी ने कहा कि एम्स राजकोट स्वास्थ्य ढांचे तथा चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देगा, साथ ही साथ गुजरात में रोजगार के अवसर भी प्रदान करने का काम करेगा। उन्होंने कहा साथियों कि इससे लगभग 5000 प्रत्यक्ष रोजगार और कई अप्रत्यक्ष रोजगार भी इस चिकित्सा के माध्यम से सृजित किए जाने का काम किया जाएगा। ठीक साथियों, अभी तक ये बताया गया साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी दौरान यह भी कहा कि आज़ादी के इतने दशकों के बाद भी देश में केवल 6 एम्स ही बनाए गए। अभी तक साथियों आज़ादी के इतने दशकों के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिर्फ 6 एम्स ही बनाए गए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में अटल जी की सरकार के दौरान 6 और नए एम्स की स्थापना के लिए भी कदम उठाए गए थे। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 6 वर्ष में 10 नए एम्स बनाने का काम शुरू हो चुका है और कई का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि एम्स के साथ साथ 20 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का भी निर्माण किया जा रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और इन्होंने क्या कहा साथियों, इस अवसर पे बात करें तो बस इतनी ही बातें इन्होंने कहा। आपको ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 दिसंबर कब ये आधारशिला जो रखी साथियों, कब रखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजकोट में 31 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजकोट में, गुजरात के राजकोट में साथियों क्या किया, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखने का काम किया। ठीक साथियों, ये थी हम लोगों की जानकारी। और अगर इसके अंतर्गत जानकारी की बात करें साथियों, अगली जानकारी की हम लोग अगर बात करें, अगली जानकारी है साथियों, सहभागिता मॉडल के माध्यम से आदिवासियों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के DAY साथियों NRLM के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का काम किया। देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है साथियों। अगली नई जानकारी है, सहभागिता मॉडल के माध्यम से सहभागिता मॉडल के माध्यम से आदिवासियों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया साथियों, ट्राइफेड ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के क्या किया साथियों, ग्रामीण विकास मंत्रालय DAY और साथियों किसके साथ NRLM
NRLM के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। समझौता ज्ञापन पर, अभी इसके बारे में डिटेल बता रहा हूँ। ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर किया। ठीक साथियों, क्या किया साथियों? सहभागिता मॉडल के माध्यम से, कौन सी सहभागिता मॉडल के माध्यम से आदिवासियों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए, आदिवासियों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड ने साथियों ग्रामीण विकास मंत्रालय के DAY और NRLM के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का काम किया। इसके दौरान साथियों क्या हुआ कि आदिवासी लोगों को आजीविका में सुधार करने, वनवासी और शिल्पकार दोनों, आदिवासियों का मतलब यह है कि चाहे वो वनवासी हों या तो शिल्पकार हों, इन दोनों लोगों के लिए और उनके सशक्तिकरण की दिशा में काम करने के लिए मिशन के तहत आज जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत साथियों ट्राइफेड समान विचार वाले ऐसे संगठनों की खोज कर रहा है जो ट्राइफेड के साथ भागीदारी करके आदिवासियों की आजीविका में सुधार और उनके सशक्तिकरण में मदद कर सके। इस संबंध में साथियों ट्राइफेड ने दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कौन सा? DAY का मतलब क्या हुआ? दीनदयाल अंत्योदय। जो ये DAY है साथियों, इसका मतलब हुआ दीनदयाल अंत्योदय। दीनदयाल अंत्योदय, दीनदयाल अंत्योदय हुआ साथियों। और NRLM की अगर बात करें, किसकी? NRLM की अगर बात करें तो इसका मतलब हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और दीनदयाल अंत्योदय, ये दोनों लोगों ने साथियों आपसी समझौता किया। आपसी साथियों समझौता करने के बाद ये दोनों लोगों ने हाथ मिलाया और ये दोनों लोग साथियों अब दोनों संगठन सहभागिता के मॉडल पर काम करते हुए आदिवासियों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने वाले कार्यक्रम संचालित करेंगे। ये जो साथियों MOU साइन दोनों लोगों ने किया है, कौन कौन? दीनदयाल अंत्योदय योजना, साथ ही साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दोनों लोगों ने साथियों क्या किया है? हाथ मिलाकर जो आदिवासी लोग हैं, चाहे वो शिल्पकार हों चाहे वो वनवासी हों साथियों, इन दोनों लोगों को क्या कराएंगे साथियों? आर्थिक रूप से सहायता मुहैया कराने का कार्यक्रम संचालित करेंगे। इसके लिए इन दोनों लोगों के बीच MOU साइन किया गया है, जिससे साथियों देश भर के आदिवासी लोगों के अलावा साथियों क्या किया जाएगा? विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों, विशेष रूप से साथियों स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आजीविका को बेहतर बनाने में इसके दौरान क्या करेगा? इस दौरान साथियों मदद करने का काम किया जाएगा। ठीक साथियों, ट्राइफेड और DAV बात करें साथियों तो NRLM ने आज इस सहयोग और सहकारी प्रयास को मजबूती देने के लिए एक साथ हाथ मिला। ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक साथियों, ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक की बात करें तो श्री प्रवीण कृष्णा और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने का काम किया। इस समझौते पे अगर हस्ताक्षर की बात करें साथियों तो जो ट्राइफेड के साथियों क्या हैं, इस पर अगर हस्ताक्षर करने के बाद किया जाए साथियों तो ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार कृष्णा, ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक साथियों क्या नाम है उनका? श्री प्रवीण कृष्णा। और साथियों अगर बात करें ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव हैं साथियों जिनका नाम है
श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा, श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा, ये दोनों लोगों ने क्या किया साथियों, ये आजीविका सहभागिता मॉडल के आधार पर आदिवासियों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, दीनदयाल अंत्योदय और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दोनों के अंतर्गत इन दोनों लोगों ने क्या किया, MOU साइन पे हस्ताक्षर करने का काम किया। ठीक साथियों इस समझौते के महत्व और आदिवासियों की आजीविका को सुधारने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बोलते हुए श्री प्रवीण कुमार कृष्णा ने कहा कि ट्राइफेड कौशल विकास और आदिवासियों की आजीविका के क्षेत्र में विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों के साथ मिलकर साथियों कन्वर्जेंस मॉडल पर काफ़ी सक्रियता के साथ काम कर रहा है। यह समझौता हमें समाज के 2 वंचित वर्ग आदिवासी और महिला के जीवन और उसके आजीविका के सुधार के लिए एक साथ मिलकर काम करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ साथियों यही जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव हैं श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा जी ने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि हमारे समाज के इन वंचित वर्गों की आजीविका को सुधारने और इन्हें लाभान्वित करने के लिए ये दोनों संगठन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक साथियों, ऐसी बात की जा रही है। ठीक, ये थी साथियों हम लोगों की किसकी, ट्राइफेड के अंतर्गत जो सहभागिता मॉडल को लेकर आदिवासियों के लिए साथियों आजीविका के लिए जो किया गया क्या समझौता, उसके बारे में ये जानकारी थी। अगली जानकारी की हम लोग बात करें साथियों, तो अगली जानकारी है अगली नई जानकारी है साथियों कि NCST ने वेब चालित शिकायत निवारण प्रणाली की सुविधा देने के लिए साथियों एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। क्या किया गया है, एक सॉफ्टवेयर विकसित किए जाने का काम किया गया है। ये जानकारी आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक, अगली जानकारी है अगली नई जानकारी है कि NCST का मतलब हुआ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जनजाति आयोग जिसे NCST बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NCST। NCST ने साथियों क्या किया है, इन्होंने साथियों वेब चालित शिकायत निवारण प्रणाली, वेब चालित शिकायत निवारण प्रणाली, शिकायत निवारण प्रणाली साथियों की सुविधा देने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया, की सुविधा देने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया। क्या किया साथियों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अर्थात NCST ने वेब चालित, कौन सी, वेब चालित शिकायत निवारण प्रणाली की सुविधा के लिए साथियों क्या किया है, एक सॉफ्टवेयर विकसित करने का काम किया है। ठीक साथियों इस पहल की अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित किसी पीड़ित व्यक्ति या उनके प्रतिनिधि द्वारा आयोग में शिकायत दर्ज कराना आसान हो जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा साथियों, अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित किसी भी पीड़ित व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि द्वारा आयोग में शिकायत दर्ज कराना आसान हो जाएगा इसके अंतर्गत। साथ ही साथियों इससे उन्हें मामले की प्रगति स्थिति से जुड़ी जानकारी भी मिलती रहेगी। ये जो सॉफ्टवेयर होगा साथियों, जो भी अनुसूचित जाति के लोग होंगे, व्यक्ति होंगे या उनके संगठन के जो भी मुख्य प्रमुख व्यक्ति होंगे साथियों, ये लोग क्या करेंगे कि ये साथियों क्या अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित कोई भी अगर पीड़ित व्यक्ति है या उसका प्रतिनिधि है
तो वो इस आयोग में क्या करेगा, आसानी से शिकायत दर्ज कराने का काम कर सकेगा। दूसरा काम यह करेगा साथियों कि उसमें यह होगा साथियों कि मामले इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो आपने शिकायत किया है उसकी क्या प्रगति है, उसमें क्या इम्प्रूव हुआ है, उसके लिए कुछ एक्टिविटी किया गया, कोई कार्रवाई की गई उसमें कि नहीं की गई, ये सारी जो जानकारी होंगी इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये जानकारी प्राप्त करने का काम किया जाएगा। इसे साथियों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने विकसित किया है। क्या किया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इसे क्या किया है, विकसित करने का काम किया है। ये जानकारी थी। अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अगली जानकारी है अगली जानकारी की अगर हम लोग बात करें अगली जानकारी है साथियों कि 4 न्यायाधीशों को ओडिशा, तेलंगाना, मद्रास और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। अगली जानकारी है साथियों, विस्तार से भी हम बताएंगे इसमें। 4 न्यायाधीशों को ओडिशा, तेलंगाना, मद्रास और जम्मू कश्मीर में साथियों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में उच्च न्यायालय के मुख्य साथियों न्यायाधीशों के रूप में क्या किया है, पदोन्नत किया गया है। पदोन्नत किए जाने का 4 न्यायाधीशों को कहाँ, ओडिशा, तेलंगाना, मद्रास और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में साथियों क्या किया गया है, पदोन्नत किए जाने का काम किया। राष्ट्रपति ने साथियों संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 में साथियों द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुए साथियों कुछ न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का काम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने यह कार्य किया है। अनुच्छेद 217 के खंड 1 का प्रयोग करते हुए ये 4 न्यायाधीशों की अगर बात करें साथियों तो कौन कौन से हैं, अगर इस पर हम लोग चर्चा करें इन 4 न्यायाधीशों की अगर हम लोग बात करें साथियों तो इसमें हम बात करेंगे पहले न्यायाधीश की अगर बात करें साथियों तो न्यायाधीश का नाम है डॉक्टर एस मुरलीधरन ने साथियों वर्तमान उच्च न्यायालय की बात करें तो ये पंजाब और हरियाणा साथियों इनका वर्तमान उच्च न्यायालय है। यहाँ लिख देता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न्यायाधीश और न्यायमूर्ति का नाम, न्यायाधीश या तो न्यायमूर्ति का नाम होगा यहाँ साथियों। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, उसके बाद हम लिखेंगे साथियों वर्तमान उच्च न्यायालय यहाँ लिखेंगे। उसके बाद साथियों हम लिखेंगे यहाँ पे उच्च न्यायालय का नाम जहाँ मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया,
उच्च न्यायालय का नाम जहां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। ये साथियों छोटी सी जानकारी है लेकिन इम्पोर्टेंट जानकारी है, ठीक। इसे आप लोग नोट करिएगा। यहाँ पे मैं न्यायाधीश का नाम लिखूंगा, यहाँ पे वर्तमान कौन से उच्च न्यायालय में वो हैं और कौन से न्यायालय के लिए उन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला बात करेंगे साथियों डॉक्टर एस मुरलीधरन के बारे में। डॉक्टर एस मुरलीधरन की बात करें साथियों तो वर्तमान में ये पंजाब और हरियाणा के क्या हैं, न्यायाधीश हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पोस्टेड हैं साथियों। इन्हें कौन से न्यायालय के लिए, ओडिशा के उच्च न्यायालय के लिए साथियों मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। कहाँ? इन्हें साथियों ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो हैं साथियों सुश्री हिमा कोहली। ये साथियों अगर वर्तमान में बात करें तो दिल्ली उच्च न्यायालय में हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और इन्हें साथियों तेलंगाना के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के साथियों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तीसरे नंबर पे अगर बात करें साथियों तो संजीव बनर्जी हैं। संजीव बनर्जी जी को साथियों ये वर्तमान में अगर बात करें तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, लेकिन इन्हें साथियों मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मद्रास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। चौथा और अंतिम है साथियों जिनका नाम पंकज मित्तल है। पंकज मित्तल ये वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में साथियों क्या है, न्यायाधीश है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं और इन्हें अब साथियों कौन से जम्मू और कश्मीर राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। कहाँ के? जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर राज्य के साथियों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को बनाया गया है, जो कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। आपसे पूछेगा साथियों कि अभी हाल ही में साथियों जो कि दिल्ली के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उनका क्या नाम था? तो यहाँ आपको आंसर देना पड़ेगा। नहीं, अभी पूछेगा आपसे कि अभी हाल ही में जो दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जिन्हें बाद में पदोन्नति देकर तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, उनका क्या नाम है? तो आपको नाम बताना पड़ेगा सुश्री हिमा कोहली। या तो आपसे पूछेगा कि अभी हाल ही में सुश्री हिमा कोहली को जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रही हैं, उन्हें कौन से राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर आपको यहाँ तेलंगाना राज्य देना पड़ेगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक साथियों। या तो वो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से वो पूछेगा कि पंकज मित्तल जी जो कि साथियों इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्हें अब वर्तमान में कौन से राज्य का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? तो वहाँ आंसर आपको जम्मू कश्मीर राज्य देना पड़ेगा कि पंकज मित्तल जी जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं, उन्हें वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ठीक साथियों।
अब अगर बात करें साथियों न्यायाधीशों के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त विवरण की अगर बात करें तो साथियों डॉक्टर न्यायमूर्ति एस मुरलीधरन ये बीएससी किए हैं साथियों, साथ ही साथ एलएलएम, बीएससी, साथ ही साथ एलएलएम और पीएचडी ये किए हैं। डॉक्टर एस मुरलीधरन की बात करें तो ये साथियों इनकी योग्यता की बात करें तो ये बीएससी किए हैं, क्या किए हैं, बीएससी, साथ ही साथ एलएलएम किए हैं ये, और इसी के साथ साथियों ये क्या किए हैं, पीएचडी भी ये करने का काम किया। इनके जन्म की बात करें साथियों तो इनका जन्म 8 अगस्त 1961 को हुआ था। 8 अगस्त 1961 को इनका जन्म हुआ था साथियों, और ये 12 सितंबर 1984 को एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना शुरू किए। ये साथियों 12 सितंबर को आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि डॉक्टर एस मुरलीधरन जो कि वर्तमान में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा दे रहे हैं, इससे पहले इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत, अपने करियर की शुरुआत किस रूप में किया था, तो ये साथियों 12 सितंबर 1984 को एक अधिवक्ता के रूप में अपने कार्य की शुरुआत, अपने करियर की शुरुआत किए थे। ये साथियों इसके बाद चेन्नई में दीवानी अदालत में प्रैक्टिस करने लगे थे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, श्रम, चुनाव, पंचाट, जनहित याचिका, मानवाधिकार, कंपनी, कराधान और साथियों और सेवा मामलों से जुड़े मुकदमे लेने में शुरू हो गए थे। ठीक साथियों, संवैधानिक, चुनाव, जनहित याचिका और आपराधिक और मानवाधिकार मामले उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में आते थे। ठीक साथियों, अब साथियों अगर बात करें तो हिमा कोहली के बारे में अगर बात करें साथियों, और अगर हम इनके बारे में डॉक्टर एस मुरलीधरन के बारे में बात करें साथियों तो ये 2000 से 2004 तक निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिवक्ता और सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया। इन्होंने साथियों 29 मई 2006 को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 29 अगस्त 2007 को अस्थायी न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त करने का काम किया गया। अस्थायी न्यायाधीश के रूप में साथियों इन्हें 29 अगस्त 2007 को, कब, 29 अगस्त साथियों 2007 को इन्हें अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का काम किया गया। ठीक साथियों, उसके बाद साथियों अगर बात करें तो ये 6 मार्च 2020 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिए गए। कहाँ, पंजाब और हरियाणा राज्य में इन्हें हस्तांतरित करने का काम किया गया। ठीक साथियों, अगली बात अगर करें साथियों हम लोग न्यायमूर्ति सुश्री हिमा कोहली की अगर बात करें तो ये साथियों एमए और एलएलबी किए हैं। कौन क्या किए हैं साथियों, ये एमए की हैं, मास्टर ऑफ आर्ट, और साथ ही साथ एलएलबी करने का काम इन्होंने किया है। और अगर बात करें साथियों तो इनका जन्म 2 सितंबर 1959 को हुआ। ये साथियों 20 सितंबर 1984 को अधिवक्ता के रूप में कार्य करना शुरू किया। उसके बाद साथियों इन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में सिविल, संवैधानिक, श्रम, कंपनी और सेवा मामलों से जुड़े मुकदमे देखने लगे। ये साथियों सिविल कानूनों में विशेषज्ञता हासिल की। उसके बाद ये 29 मई 2006 को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त कर दिया गया। साथ ही साथ 29 अगस्त 2007 को ही साथियों इन्हें भी अस्थायी न्यायमूर्ति के रूप में इन्हें नियुक्त कर दिया गया। 29 अगस्त 2007 को ही। ठीक साथियों, इन्हें भी क्या किया गया, 29 अगस्त 2007 को ही साथियों अस्थायी न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त कर दिया। अगली बात साथियों हम किसकी बात करें, अगर पंकज मित्तल की अगर बात करें साथियों तो ये बीकॉम और एलएलबी किए हैं। पंकज मित्तल के साथियों क्या किए हैं, बीकॉम और साथ ही साथ एलएलबी ये करने का काम किए हैं। ठीक साथियों, इनका जन्म साथियों 17 जून 1961 को हुआ था। ये साथियों 22 सितंबर 1985 को एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्होंने सिविल, संवैधानिक, श्रम और सेवा से जुड़े मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 20 साल तक प्रैक्टिस की। इन्होंने साथियों भूमि अधिग्रहण, किराया नियंत्रण और शिक्षा से जुड़े कानून में विशेषज्ञता प्राप्त की। इन्हें 7 जुलाई 2006 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 2 जुलाई 2008 को अस्थायी न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। 2 जुलाई 2008 को 2 जुलाई साथियों 2008 को इन्हें अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का काम किया। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में साथियों 20 साल तक प्रैक्टिस करने का काम किए हैं। ठीक साथियों, 20 साल तक ये प्रैक्टिस
किए हैं। ठीक, अब अगर साथियों हम लोग बात करें संजीव बनर्जी की, संजीव बनर्जी की बात करें साथियों तो ये बीएससी ऑनर्स और एलएलबी किए हैं। बीएससी ऑनर्स किए हैं साथियों, बीएससी ऑनर्स से ये पढ़ाई किए हैं, साथ ही साथ एलएलबी भी ये करने का काम किए हैं। ठीक, और अगर बात करें साथियों तो इनका जन्म भी 2 नवंबर 1961 को हुआ। ये 21 नवंबर 2019 से एक अधिवक्ता के रूप में 21 नवंबर 1990 से एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना शुरू किया और कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में सिविल कंपनी मध्यस्थता और संवैधानिक मामलों में प्रैक्टिस की। उन्होंने साथियों कंपनी, बौद्धिक संपदा और मध्यस्थता कानून में विशेषज्ञता प्राप्त की। 22 जून 2006 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। कब साथियों? 22 जून 2006 को, 22 जून 2006 को इन्हें अस्थायी न्यायाधीश के रूप में, संजीव बनर्जी जी को अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का काम किया गया। ठीक साथियों, ये जानकारी थी। ठीक, ये जानकारी थी कि 4 न्यायाधीशों को जिन्हें ओडिशा, तेलंगाना, मद्रास और जम्मू कश्मीर राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का काम किया गया। ये साथियों क्या थी? इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी साथियों। ठीक, अगली जानकारी की अब हम लोग बात करें अगर अब अगली जानकारी की बात करें साथियों अगली नई जानकारी की हम लोग बात करें अगर अगली नई जानकारी है हमारे साथियों नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह जी ने साथियों गुजरात, दमन एवं दीप नौसेना क्षेत्र का दौरा करने का काम किया। ठीक साथियों, नौसेना प्रमुख ने साथियों क्या किया? नौसेना प्रमुख ने गुजरात, दमन एवं दीप नौसैनिक क्षेत्र में दौरा करने का काम किया नए साल की पूर्व संध्या पर साथियों। ठीक है, नौसेना प्रमुख को गुजरात, दमन एवं दीप के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ने गुजरात, दमन एवं दीप नौसेना क्षेत्र से संबंधित सामुद्रिक ऑपरेशन एवं सुरक्षा आयामों के बारे में जानकारी देने का काम किया। ठीक साथियों, ये क्या थी? ये इन्फॉर्मेशन थी। अगली और जानकारी की बात करें साथियों अगली जानकारी की हम बात कर रहे हैं अगली जानकारी है साथियों प्रधानमंत्री जी ने साथियों क्या किया है? अगली जानकारी एक 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना अर्थात LHP की आधारशिला रखने का काम किया है। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर यहाँ करते हैं सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली जानकारी है साथियों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साथियों 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना जिसे साथियों शॉर्ट में क्या कहते हैं? LHP की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने साथियों 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना अर्थात LHP की आधारशिला रखने का काम
किया है। अब तक साथियों 2 करोड़ ग्रामीण आवास बनाए गए। ग्रामीण आवास बनाने की गति में इस वर्ष तेजी लाने के प्रयास जारी रहेंगे, ऐसा कहा गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साथियों ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंतर्गत, ये साथियों जो आधारशिला इन्होंने रखी है 6 राज्यों में, ये किसके अंतर्गत साथियों? ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंतर्गत, टेक्नोलॉजी चैलेंज, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंतर्गत 6 राज्यों में साथियों इन्होंने क्या किया है? लाइट हाउस परियोजना को रखने का काम किया है इन्होंने। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, अर्थात 1 तारीख को साथियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला इन्होंने रखा है। साथियों उन्होंने अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स, अफोर्डेबल साथियों सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर इंडिया, आशा इंडिया के तहत साथियों विजेताओं की घोषणा की और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMYS प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए साथियों वार्षिक पुरस्कार भी इन्होंने देने का काम किया। और साथियों भारतीय आवास के लिए नवीन सस्ती विधिमान्य अनुसंधान नवाचार प्रौद्योगिकी के नाम से नवीन निर्माण प्रौद्योगिकी पर एक प्रमाणीकृत पाठ्यक्रम भी इन्होंने जारी किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, ये साथियों 6 राज्यों में जो लाइटिंग किया गया, ये कौन से 6 राज्य थे? इन 6 राज्यों के अंतर्गत अगर बात करें तो ये हैं उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हाँ 6 राज्य उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्यों में साथियों इन्होंने क्या किया है? लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखने का काम किया है। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों के मुख्यमंत्री इस दौरान उपस्थित रहे, सॉरी साथियों इसमें, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, इन 7 राज्यों के साथियों इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे साथियों, इन 7 राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित रहे जब साथियों क्या किया गया? इसके आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर साथियों प्रधानमंत्री ने कहा कि आज नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने और नए संकल्पों को साबित करने का दिन है। आज देश को गरीब मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई तकनीकी मिल रही है। ठीक साथियों, नई तकनीकी मिल रही है, इस पे इन्होंने चर्चा किया और इस पे बात की। अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली जानकारी इन्होंने दिया साथियों, कौन? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार प्राप्त है साथियों, जिनका नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। ये नई जानकारी है। ये कहते हैं साथियों कि सभी सेवारत कर्मियों को सेवा के दौरान, सभी सेवारत कर्मियों को सेवा के दौरान, सभी सेवारत कर्मियों को सेवा के दौरान साथियों दिव्यांगता का शिकार होने की स्थिति में
दिव्यांगता का शिकार होने की स्थिति में साथियों दिव्यांगता क्षतिपूर्ति दी जाने की बात कही है। क्या? दिव्यांगता क्षतिपूर्ति दी जाने की बात कही जा रही है, दी जाएगी। अगर साथियों कोई भी कर्मचारी अगर सेवा के दौरान अगर दिव्यांग हो जाता है, क्या हो जाता है? दिव्यांग हो जाता है, दिव्यांगता का शिकार हो जाता है साथियों, तो उसे क्या दिया जाएगा? दिव्यांगता क्षतिपूर्ति दिए जाने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। ठीक साथियों, इन्होंने कहा साथियों कि लोक शिकायत एवं राज्य मंत्री, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री साथियों डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नए वर्ष पर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए साथियों दिव्यांगता क्षतिपूर्ति योजना की शुरुआत के संबंध में जानकारी देते हुए इन्होंने बताया कि यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार होता है और उसकी सेवा दिव्यांग होने के बाद भी बरकरार रखी जाएगी तो उन्हें दिव्यांगता क्षतिपूर्ति का लाभ दिया जाएगा। अगर साथियों कोई सरकारी केंद्रीय कर्मचारी साथियों अगर सेवा देते हुए मतलब नौकरी पेशे में रहते हुए साथियों अगर वह दिव्यांगता का शिकार होता है और उसे अगर सेवा में रखा जाता है साथियों या रहता है तो उसे दिव्यांगता क्षतिपूर्ति देने की बात कही जा रही है। साथियों यह आदेश केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के युवा जवानों जैसे CRPF, BSF, CISF इत्यादि के जवानों को बड़ी राहत उपलब्ध कराएगा, जिसकी सेवा की प्रकृति के चलते अपना दायित्व निभाते हुए दिव्यांगता का शिकार होने की संभावना बनी रहती है। ठीक साथियों, और साथियों इसमें यह कहा गया कि नया आदेश सेवा नियम की एक विसंगति को दूर करेगा, जिसके चलते केंद्रीय कर्मचारियों को जटिलताओं का सामना करना पड़ता था। इस संबंध में 5 मई 2009 को जारी किए गए आदेश के तहत 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सेवा में शामिल हुए साथियों सरकारी कर्मचारी को केंद्रीय नागरिक सेवा नियम के अंतर्गत दिव्यांगता का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक साथियों, राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम के अंतर्गत कवर किया जाएगा उन्हें। ठीक, ये जानकारी दी गई। दिव्यांगता क्षतिपूर्ति दी जाएगी साथियों, ठीक, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगली जानकारी है साथियों, महत्वपूर्ण जानकारी है कि श्री सुनील शर्मा ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक साथियों, श्री सुनील शर्मा जी ने साथियों अगली जानकारी है, श्री सुनील शर्मा ने सुनीत नाम है, सुनीत शर्मा ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में साथियों पदभार संभाला है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में संभाला है, पदभार क्या किया साथियों? संभाला। श्री सुनीत नाम है साथियों, श्री सुनीत शर्मा ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO के रूप में पदभार ग्रहण करने का काम किया है। ठीक साथियों, इन्होंने साथियों सुनीत शर्मा ने रेलवे बोर्ड अर्थात रेलवे मंत्रालय के नए अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा भारत सरकार के पदेन प्रमुख सचिव का पदभार ग्रहण किया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने साथियों श्री
सुनील शर्मा को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में नियुक्त करने का मंजूरी किया गया है। ठीक साथियों, ये रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में अभी तक कार्य कर रहे थे। क्या करें साथियों, ये पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अभी हाल ही में सुनील शर्मा जी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, इससे पहले ये कौन से रूप में सेवा दे रहे थे? तो ये साथियों, इससे पहले पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे थे। पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में अभी तक ये सेवा दे रहे थे साथियों। ठीक, सुनील शर्मा ने साथियों वर्ष 1979 में एक स्पेशल क्लास अप्रेंटिस के रूप में भारतीय रेलवे में नियुक्ति पाई थी। उस समय वे साथियों IIT कानपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए थे। सुनील शर्मा साथियों मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक भी इन्होंने किया है। भारतीय रेलवे के विभिन्न पदों पर काम ये कर चुके हैं साथियों। 40 वर्ष से अधिक का इनके पास क्या है, अनुभव भी रहा है। 40 वर्ष से अधिक का इनके पास क्या रहा है साथियों, अनुभव रहा है। ठीक, इन्हें नियुक्त करने का काम किया गया। ठीक साथियों, बस ये आज की हमारी क्लास थी। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर थे साथियों, हम लोगों ने अपनी इस क्लास में किया। अच्छे से बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने पढ़ा साथियों। नए साल के नए तरीके से हम लोगों ने शुरुआत किया। आप भी अपने करियर को लेकर अपने जुड़े हुए संबंधियों, अपने गार्जियन, अपने संरक्षक के साथियों सपने को साकार करने के लिए अपने आप को दृढ़ निश्चय करिए कि इस वर्ष 2021 में भले ही नौकरियों की मारामारी है, लेकिन हम इतना मेहनत करेंगे, इतने ज़ोर शोर से, इतने लगन के, इतनी मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे कि हमारे माँ बाप जो भी सपने हमें हमारे करियर को लेकर हमारे साथियों हमारे साथ जो भी सपने वो देख रहे हैं, उनके सपने को हम साकार करने में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं करेंगे। ठीक साथियों, उसके लिए अगर हमें किसी भी प्रकार की हमसे आप कोई मदद चाहते हैं जिसके लिए हम सक्षम हैं, आप हमसे बताइए, मैं आपके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ठीक साथियों, क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ साथियों, अगर आप लोगों को पढ़ाई के लिए और कोई क्लासें चाहिए, पढ़ाई के लिए और कोई आप सुझाव देना चाहते हैं, ठीक साथियों, या और कोई क्लासें चाहिए, या आप लोगों का कोई डाउट है, तो आप साथियों हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को, अपने सुझाव को अपनी क्लासों के लिए हमसे बोल सकते हैं। मैं उसके लिए भी कुछ न कुछ कोशिश करूंगा। दूसरी चीज़ मैं बता दूं साथियों कि आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए साथियों तीनों के सिलेबस को टारगेट करते हुए साथियों तीनों के सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस किया मैंने। उसके बाद साथियों एक सिलेक्शन बैच चला किया जिसमें बिल्कुल विस्तार के साथ थ्योरी पढ़ाई जाती है, जिसमें 3 क्लासें आप लोगों को प्रत्येक दिन दी जाती है। एक क्लास सुबह 10 बजे के आसपास बाल विकास की क्लास दी जाती है साथियों, बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ थ्योरी वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। लगभग 80% सिलेबस समाप्त हो चुका है। ठीक साथियों, 80% सिलेबस समाप्त हो चुका है। उद्देश्य है कि जो सी टेट का एग्जाम 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है, उससे पहले हम लोग अपने सिलेबस को समाप्त कर लें। दूसरी क्लास साथियों दोपहर में हिंदी की दी जाती है, लगभग उसका भी 80 से 90% सिलेबस समाप्त हो चुका है। 2 से 3 बजे के आसपास दी जाती है, बिल्कुल अच्छे से विस्तार से एक्सप्लेन के साथ वो क्लास भी हम लोगों ने किया। तीसरी क्लास साथियों सामाजिक विज्ञान का जो पार्ट है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, वो भी क्लासें आप लोगों को प्रत्येक दिन आपके ही अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे रात में 7 से 8 बजे के आसपास आप लोगों को दिए जाने का काम किया जाता है। क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए। अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप हमसे शेयर करिए, मैं वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को भी दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।